नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। हाँ बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि आपको दिख भी रहा है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें विलयन में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने हेनरी का नियम पढ़ा, हमने राउल्ट्स का नियम पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि राउल्ट्स के नियम से ही रिलेटेड है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन को जानेंगे। यानी कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि सबसे पहले अगर हम लेते हैं किसको, आदर्श विलयन को। किसको लेंगे, आदर्श विलयन को। देखो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आदर्श विलयन नाम से पता चल रहा है भैया ये आदर्श है। मतलब कैसे आदर्श है, देखो जैसे घर में पेरेंट्स कहते हैं ना, ये बच्चा हमारा जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, अच्छा बच्चा है ना। यानी किसकी अनुपालना करते हैं, आप अपने पेरेंट्स की बातों को मानते हैं, समझते हैं, है ना। तो मतलब एक कहा जाता है कि एक अनुशासित अच्छा बच्चा है, आदर्श बच्चा है। दूसरे बच्चे कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा है, उससे सीखो कितना आदर्श बच्चा है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम आइडियल मानते हैं, किसी को आदर्श मानते हैं, उसके हम क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं कि ये व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, यार ये जो कर रहा है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बात आती है आदर्श विलयन की। अब विलयन भी क्या ऐसा पालन करता है क्या, बिल्कुल करता है। तो विलयन जो है यहाँ पर, वो विलयन किसका पालन करेगा और कौन सी तरह का विलयन जो होता है वो आदर्श विलयन होता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन की कि आदर्श विलयन जो होते हैं उनकी क्या परिभाषा होती है। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापमान पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कि ये किसका पालन कर रहे हैं, राउल्ट्स के नियम का। किसके नियम का पालन कर रहे हैं बच्चों, राउल्ट्स के नियम का। ठीक है, तो अब देखो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता और तापमान राउल्ट्स के नियम का पालन करें। और राउल्ट्स का नियम क्या था वो हमें पता है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखो फिर भी हम इसको एक बार समझते हैं। दो अवयव ए और बी से बने विलयन को आदर्श विलयन तभी कहेंगे जब वह निम्न शर्तें पूर्ण करता है। यानी कि कुछ बातें हैं उनको हम जानेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये जो विलयन है वो आदर्श विलयन है। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो यही है क्या, कि विलयन जो है वो राउल्ट्स नियम का पालन करता हो, यानी कि राउल्ट्स के नियम का पालन करे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब राउल्ट्स का नियम क्या था, राउल्ट्स का नियम जो हमने देखा वो था P बराबर PA प्लस PB, है ना। और P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यानी कि ये क्या है, यहां पर हमने देखो क्या पढ़ा था, राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमने कहा था कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई A है ना, एक अकेला A है, तो इससे लगने वाला वाष्प दाब क्या होगा, PA नॉट, यानी ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा द्रव है B, ठीक है, इससे लगने वाला वाष्प दाब क्या होगा, PB नॉट। ठीक है, अब जब हमें दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाने पर जो हमारा विलयन बना, यानी कि क्या बना, A और B। तो यहाँ पर ये जो विलयन मिला, दोनों को जब हमने मिला दिया तब उस केस में हमने कहा था कि पूरा वाष्प दाब P टोटल, ये P टोटल पूरा वाष्प दाब किसके बराबर होगा, PA प्लस PB, यानी ये क्या है, इसका वाष्प दाब। और यहाँ पर इससे जो लगेगा ये है आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, और A से PA, ठीक है, ये इनका आंशिक वाष्प दाब है और ये वाष्प दाब है। तो हमने ये कहा, यानी कि राउल्ट्स ने ये कहा, हमने क्या कहा, राउल्ट्स ने ये कहा कि कोई भी विलयन जो है अगर यहाँ पर इनका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा, इनके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के टोटल के बराबर। तो अवयव A और B है तो इनके आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा पूरे विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और आंशिक वाष्प दाब हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था यहाँ पर PA के लिए PA नोट XA और PB के लिए PB नोट XB। ठीक है, अब XA XB यहाँ पर क्या है, XA XB यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल प्रभाज, मोल अंश, यानी कि ये जो वाष्प दाब है ये किसके समानुपाती होगा, ये समानुपाती होगा मोल अंश का। यही राउल्ट्स ने कहा वाष्प दाब जो है वो किसके समानुपाती है, नंबर ऑफ मोल के। यही हमारा राउल्ट्स का नियम था। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर PA से हमने ये निकाला सॉल्यूशन, यहाँ पर और PB से ये निकाला, तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुल विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राउल्ट्स का नियम था। अब हम कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे वो हमारा कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, क्या है बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा वही हमारा आदर्श विलयन होगा। और राउल्ट्स के नियम के अनुसार ये दोनों जो है बातें वो फॉलो होनी चाहिए, यानी कि इनका अनुसरण करना है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखते हैं। वो है हमारा बच्चों क्या, दोनों अवयवों A और B को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अब आयतन परिवर्तन शून्य कैसे, देखो यहाँ पर मान लीजिए ये दो विलयन लिए हमने, एक लिया A, ठीक है, और दूसरा लिया हमने B। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने पर हमारा विलयन बना है A और B का मिश्रण। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों अवयव A और B, ठीक है, मिलाने पर इनका आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर, मान लीजिए इसका आयतन है 4, इसका आयतन है 6, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10, तो 10 ml आयतन होना चाहिए इसका, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना आयतन यहाँ पे था वही आयतन, सॉरी यहाँ पे आएगा बराबर का निशान हमारा इक्वल का। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इक्वल बराबर। ठीक है, यानी कि A और B को मिलाने पर इनका जो आयतन का टोटल होगा वही आयतन विलयन का आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आयतन परिवर्तन, ये ध्यान रखना है आपको, आयतन परिवर्तन, क्या ध्यान रखना है, आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन क्या होगा, डेल V मिश्रण इज इक्वल टू 0। कितना आना चाहिए, 0। ना तो आयतन बढ़ रहा है ना ही आयतन कम हो रहा है, आयतन परिवर्तन कुछ भी नहीं है। जितने मतलब नंबर ऑफ मोल A के लिए और B के लिए उन दोनों को जितना जोड़ेंगे उतने पर ही हमारा विलयन का आयतन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहली और इंपॉर्टेंट बात थी राउल्ट्स के नियम का पालन करें, और दूसरी बात हो गई यहाँ पर जो आयतन परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए, शून्य, 0। नेक्स्ट है दोनों अवयव A और B को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, शून्य। अब एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, यहाँ पर ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब ऊर्जा का उत्सर्जन जहाँ होता है वो अभिक्रिया हमारी होती है ऊष्माक्षेपी, और जहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होती है वो होती है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यह कह रहा है कि यहाँ पर जो विलयन हम आदर्श विलयन मानेंगे उस आदर्श विलयन में ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ना ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, दोनों ही केसेस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो विलयन हमारा कैसा होगा, आदर्श विलयन। तो वहां पर भी डेल H, ये डेल H, वहां पर भी हमारा डेल H यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, 0, शून्य होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, तो ये बातें थी हमारे आदर्श विलयन की। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल हैं, देख लेते हैं क्या है हमारा। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा आदर्श विलयन AA और BB के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बलों के समान होता है। कैसे, देखो हमने क्या कहा, हमने यह कहा यहाँ पर कि हमने ये विलयन ले लिए भैया, एक हमने विलयन A लिया, दूसरा हमने विलयन B लिया, और इन दोनों को मिलाने पर हमारा एक विलयन तैयार हो गया है, कौन सा, A और B, A और B। अब ये क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि इनके मध्य A, तो A अकेला थोड़ी, A के बहुत सारे यहाँ पे कण होंगे, इसके साथ B के भी कण होंगे, B के बहुत सारे, है ना। तो इनके मध्य में यहाँ पर जो आकर्षण लगता है, क्या लग रहा है, आकर्षण। भाई आकर्षण हमने पहला पढ़ा है, क्योंकि जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करेगी, हमने पढ़ा पहले भी कि आकर्षण जितना ज्यादा होगा, है ना, उतने ही पास होंगे जितना आकर्षण होगा, और दूर होंगे तो आकर्षण
आकर्षण उतना ही कम होगा, यानी कि कण, कौन दूर होगा, कौन पास होगा, कण, यानी कि कण जो है वो जितने ज्यादा दूर होंगे आकर्षण कम होगा, जितने ज्यादा पास होंगे या उनके बीच में कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उतना ही ज्यादा उनके मध्य में आकर्षण ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जितना आकर्षण ए और बी में है उतना ही आकर्षण इसमें भी है, यानी कि इसका और इसका आकर्षण दोनों का क्या है बच्चों, बराबर। जितना आकर्षण ए बी में है उतना ही आकर्षण यहाँ पर भी है, यानी कि आकर्षण समान, आकर्षण कैसा है, समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है वहां पर, ठीक है, यानी कि समान आकर्षण, जितना यहाँ उतना ही यहाँ पर। तो इस तरह के विलयन जो इन सब बातों को जिन पर लागू किया जा सकता है वो सारे विलयन हमारे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, पहला जो राउल्ट्स का नियम पालन करे, दूसरा आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए, तीसरा एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होना चाहिए, और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो आकर्षण बल ए और बी के बीच में है वही आकर्षण बल ए और बी के मध्य में होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना ही कम, ठीक है। अब यहाँ ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इसके अलावा ये मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सभी जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इन सब बातों को फॉलो करते हैं, इन सब बातें इन पर लागू की जा सकती है, तो ये होते हैं हमारे आदर्श विलयन, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी आदर्श विलयन के बारे में। अब क्या देखेंगे हम, अब हमारा अगला पॉइंट रहता है क्या, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन, यानी कि जो इन सब नियमों की पालना नहीं करे। सीधी सी बात है, जो राउल्ट्स के नियम की पालना कर रहा था उनको तो हमने क्या नाम दिया, उनको हमने नाम दिया आदर्श विलयन। अब जो राउल्ट्स के नियम की पालना नहीं करे, उसको फॉलो नहीं करे, वो हमारा क्या हो जाता है, अनादर्श विलयन। सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल सीधी सी चीजें, यानी कि चीजों को बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट बातों से रिलेट करोगे ना, जो शब्द होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, जैसे कि आदर्श, अनादर्श, हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको आदर्श का एग्जांपल बताया, है ना, वैसे ही अनादर्श, जो बात नहीं मानता, नहीं समझता, बिल्कुल जिसकी जो मर्जी आए करे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया हमारा अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन जो है वो क्या है, हमारा ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापमान पर राउल्ट्स के नियम की पालना नहीं करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी राउल्ट के नियम की पालना ये नहीं करता है। कैसे, मान लीजिए दो अवयव, वही चीजें ए और बी को हमने मिलाया, तो ए और बी को मिलाने से जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो अनादर्श विलयन होगा। कब होगा वो अनादर्श विलयन, उसके लिए क्या बातें हैं, उसके लिए वही बातें जो हमने आदर्श के लिए पढ़ी ना, उसका जस्ट अपोजिट, यानी उसकी उल्टा कर दीजिए बिल्कुल। क्या, देखिए फर्स्ट पॉइंट, विलयन राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। वहां क्या देखा था, जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, यहाँ पे राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता। और राउल्ट्स का नियम तो हमने पढ़ ही लिया, मैंने समझा भी दिया, यानी कि P टोटल जो है वो इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। और यहाँ पर दूसरी बात, ये वाला भी PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB इज नॉट इक्वल टू P, यानी कि यहाँ पर जो है ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राउल्ट्स का नियम फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा विलयन हमारा कौन सा विलयन हो गया, ये हो गया हमारा अनादर्श विलयन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अनादर्श विलयन में ही अगला पॉइंट है, दोनों अवयवों ए और बी को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। देखो आयतन परिवर्तन 0 कब हम कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यहाँ ये हमने ए लिया, यहाँ पर फिर हमने दूसरा बी विलयन लिया, इनको बनाने में मिलाने पर हमारा ए बी बना। तो हम ये कह रहे थे आदर्श विलयन में कि अगर हमने यहाँ पर मान लो 4 इसको लिया, 6 लिया, तो ये 10 आना चाहिए था। ये तो बात थी हमारे किसकी, आदर्श की, है ना, आदर्श विलयन की। लेकिन
अब ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये 10 नहीं है, 10 नहीं है, या तो ये 12 हो जाए या फिर कम हो जाए, 9 ही रह जाए, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन 0 नहीं, आयतन परिवर्तन 0 कब होगा, जब इन दोनों का योग इसके आयतन के योग के बराबर होगा, है ना। यानी 4 + 6 हमने ऐड किया तो कितना हुआ 10, और विलियन भी कितना बना 10। लेकिन अगर विलियन 10 नहीं है, या तो 12 है या 9 है, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तब उस केस में यहाँ पर डेल्टा V यानी कि आयतन परिवर्तन जो है वो 0 नहीं है। तो ऐसा विलियन हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया है हमारा अनादर्श विलियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों अवयवों A और B को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। एंथैल्पी परिवर्तन भी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी डेल्टा H जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित भी होगी तो ऊर्जा अवशोषित भी होगी, तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अब कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विलयन में ए बी के आकर्षण बल का परिणाम अवयवों ए बी और बी बी के परिणाम के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये है ए, ठीक है, यहाँ पर यानी कि विलयन में ए बी के आकर्षण बल का परिणाम, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया था, इस तरह से ये आकर्षण बल इसके मध्य में, ठीक है, ए के मध्य में आकर्षण बल, यहाँ पर बी के मध्य में, बी और बी के मध्य में आकर्षण बल। अब इन दोनों से क्या बन रहा है हमारा, ए और बी बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल जो है वो कैसा नहीं है, समान नहीं है। आकर्षण बल जो है वो समान नहीं है, ना तो यहाँ पे हम यह कहेंगे कि या तो ये ज्यादा होगा या ये कम हो गया, इसके बराबर नहीं है। यानी कि जितना आकर्षण बल या हम कहते हैं अन्योन्य क्रियाएं, इनको कहते हैं, इनके मध्य क्रियाएं होती, क्रियाएं जैसे हाइड्रोजन बंध बनाते हैं या फिर कोई बंध बनाते हैं, मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अनादर्श विलयन में या तो इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा या आकर्षण बल कम होगा, यानी कि इसके बराबर तो नहीं होगा, बात यह है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो कि यहाँ पर राउल्स के नियम की पालना नहीं करते, एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता है, आयतन परिवर्तन भी 0 नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ पर विलय और विलयन के मध्य में जो आकर्षण बल की हम बात कर रहे हैं वो भी समान नहीं होगा। तो इस तरह के जो विलयन होंगे बच्चों वो हमारे होंगे अनादर्श विलयन। आगे मेरी बात समझ में अच्छे से, चलिए के उदाहरण भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे क्या, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन के हम उदाहरण देखेंगे, उससे पहले हम कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग जानेंगे। वो क्या है, देखिए अनादर्श विलयन की जो हम बात कर रहे हैं, यानी अनादर्श विलयन वो विलयन है जो राउल्स के नियम की पालना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये अनादर्श विलयन दो तरह से होते हैं। कौन कौन से, वे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब क्या मतलब है इसका, धनात्मक विचलन का, ऋणात्मक विचलन का क्या मीनिंग है, देखो अनादर्श विलयन में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो अनादर्श विलयन है वो, देखो यहाँ पर हम ये अनादर्श विलयन है, यहाँ पे देख लीजिए ये अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन के लिए हमने क्या कहा, अनादर्श विलयन के पी टोटल जो है दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, यानी कि यह इक्वल नहीं है पी ए प्लस पी बी के, जो भी हमने विलयन लिया है उसके आंशिक वाष्प दाब के बराबर इनका टोटल नहीं है। ये राउल्स का नियम के विरोध कर रहा है, यानी कि इसकी पालना नहीं कर रहा। ये कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन। यानी कि हमने कहा कि पी ए बराबर नहीं है पी ए नॉट एक्स ए, यानी काई ए के, या फिर पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, है ना। ये राउल्स के नियम की पालना नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे इन नियमों को फॉलो नहीं कर रहा।
यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो इसके बराबर, यानी कि जब हमने देखा कि जो विलयन है उसका वाष्प दाब इनके वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं है, आंशिक वाष्प दाब ए और बी का, ठीक है। अब आंशिक वाष्प दाब है, उसकी वैल्यू हमने निकाली, तो ये इसको भी कह रहा है कि ये भी इक्वल नहीं है। अब क्या होगा, इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है भाई। जहां इक्वल था वो तो राउल्ट्स के नियम को फॉलो कर रहा था, वो तो आदर्श विलयन हो गए। अब ये कह रहा है कि अनादर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा। क्या फॉलो नहीं कर रहा, क्या यहाँ पे नहीं बात मान रहा है, ये उसकी पालना क्या नहीं कर रहा है कि या तो ये सारी चीजें इसके क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए, ये दो बातें हो सकती है, ठीक है। चलिए देखो क्या हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अब कौन से दर्शाएंगे, कौन से यहाँ पर विलयन जो है वो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, देखो जिनके लिए पी टोटल यानी कि ये पी टोटल क्या हो, ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। यानी कि पी ए ज्यादा है पी ए नॉट एक्स ए से, ठीक है। पी बी भी ज्यादा है पी बी नॉट एक्स बी से। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन का हम बात कर रहे हैं, जो आंशिक वाष्प दाब था टोटल वो, और एक पूरे विलयन का वाष्प दाब हम कर रहे थे वो उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। यानी कि पी ए पी बी का मान इनसे ज्यादा है। और पी ए नोट पी बी नोट हम कब इस्तेमाल कर रहे थे, जब हमारे पास में एक अकेला शुद्ध द्रव था, ठीक है। यानी कि जब हम एक अकेला शुद्ध द्रव काम में ले रहे थे तब हमने उसका वाष्प दाब पी ए नोट और पी बी नोट रखा था, ठीक है। और हमें पता है कि जो वाष्प दाब है वो उसकी मोलों की संख्या के समानुपाती है, यानी कि जितने मोल होंगे उतना ही ज्यादा वाष्प दाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अब धनात्मक विचलन मतलब कि जब दोनों विलयनों को मिलाने पर उनके आंशिक वाष्प दाब को जब हमने टोटल किया तो वो इनसे ज्यादा रहा, किनसे, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से, समझ में आ गई। तो यहाँ पर पी ए आंशिक वाष्प दाब इनके वाष्प दाब से ज्यादा है, और जब दोनों को टोटल किया तो वो भी ज्यादा आया। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, हमारे अनादर्श विलयन के वो विलयन होते हैं जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक, पॉजिटिव, यानी कि ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब क्या मानते हैं हम, ज्यादा, है ना, कि भाई ये चीज ज्यादा है, पॉजिटिविटी है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है ऋणात्मक विचलन की। तो ऋणात्मक विचलन वो दर्शाएंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं अपन, क्या करें, यानी कि यहाँ पर P टोटल जो है वो कम होगा, है ना, किससे, पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। यानी कि पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। वही पी बी भी यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ, पी बी नॉट एक्स बी से। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे। तो इस तरह के विलयन जो कि क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे, विचलन, कौन सा विचलन, धनात्मक और ऋणात्मक, जिनका टोटल का मान ज्यादा है पी ए पी बी से वो तो होंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और जिनका मान कम है वो क्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो ये सारी बातें हो गई हमारी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन की। लेकिन इसका हम उदाहरण देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखने से, समझने से हमें ये बातें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, यानी कि हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए कि क्या होता है वो विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाता है, या वो विलयन कौन सा हुआ जो ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों किसकी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे धनात्मक विचलन की। अनादर्श विलयन में हम वो विलयन पढ़ रहे हैं जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझना। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक विलयन ले लिया, कौन सा विलयन लिया, ए, ठीक है, कोई ए विलयन ले लिया, ठीक है।
दूसरा हमने यहाँ पर हमारा एक बी विलियन ले लिया, बी विलियन ले लिया, ठीक है। अब ए विलियन में हमने क्या लिया, ए विलियन में हमने यहाँ पे ले लिया है इथेनॉल। क्या ले लिया, इथेनॉल, CH3CH2OH, ठीक है, ठीक है, CH3CH2OH। दूसरा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमारा एसीटोन। क्या ले लिया, C+O CH3CH3, ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन ले लिया और एक हमने ले लिया अल्कोहल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि अनादर्श विलयन वो विलयन है जहां पर कि यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा, यानी कि ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में जो आकर्षण है और जो आकर्षण बी और बी के बीच में है ना, वो आकर्षण ए और बी के बीच में नहीं होगा। यानी यहाँ जो हमारा विलयन बनेगा, यहाँ जो विलयन बनेगा, यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, यहाँ जो विलयन बनेगा इन दोनों को मिलाने से, ठीक है, ए और बी, यहाँ पे जो दो विलयन बन गए, यहाँ पे ए और बी को मिलाने से जो विलयन बना है, इनके मध्य में यहाँ पे और यहाँ पर क्या, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण जो है वो इक्वल नहीं है, यही अनादर्श विलयन है। अब इक्वल क्या नहीं है, ज्यादा है या कम है। देखो हमारा विलयन क्या प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक विचलन, ठीक है। अब धनात्मक विचलन का मतलब क्या हुआ, धनात्मक विचलन का मीनिंग क्या हुआ कि जो टोटल वाष्प दाब आ रहा है वो ज्यादा आना चाहिए, यानी कि इससे जो वाष्प दाब हो रहा है वो और इससे जो वाष्प दाब होगा वो, और विलयन का जो यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब का जब हम टोटल करेंगे वो वाष्प दाब इन दोनों के वाष्प दाब से ज्यादा होना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, धनात्मक विचलन। अब ऐसा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आकर्षण जो है वो क्या है बच्चों, इन दोनों के मध्य आकर्षण कम है ना, यहाँ पर सॉरी ज्यादा है, यहाँ पर आकर्षण जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे आकर्षण ज्यादा क्योंकि यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध, क्या बन रहा है यहाँ, हाइड्रोजन बंध, तो आकर्षण जो है वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा आकर्षण होगा, आकर्षण जितना ज्यादा होगा, वाष्प दाब उतना ही कम लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो आकर्षण ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ कम जाएगा, बंधे हुए भाई कण जो है वो पास पास है, एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं आपस में, तो यहाँ पर इनके लिए जो वाष्प दाब होगा वो वाष्प दाब जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आकर्षण बल के, आकर्षण बल। यानी जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, बंध जितना मजबूत होगा, जितने पास होंगे उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा ना भाई, जितने ज्यादा पास होंगे उतना ही ये कम ऊपर जाएंगे। और हम पढ़ भी चुके हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में, हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब जो है वो प्रभावित होता है किससे, आकर्षण। जितना ज्यादा अन्योन्य क्रिया होगी इनके मध्य, जितनी ज्यादा क्रिया होगी उतना ही आकर्षण होगा, और आकर्षण जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। तो यहाँ आकर्षण ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता है वहां बनता है जहां पर भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ गए वहां वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब देखो यहाँ एसीटोन है, एसीटोन भी एसीटोन के अणुओं के मध्य में जो है वो अच्छे आकर्षण बल से बना हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बंध बना, यानी कि जब इसको इसमें मिलाया, तो यहाँ पर इथेनॉल जो है, इस इथेनॉल के बीच में आ जाता है एसीटोन। इथेनॉल के बीच में कौन आ जाता है, एसीटोन। और एसीटोन जैसे ही इथेनॉल के बीच में आएगा, यहाँ पर आकर्षण जो है वो कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो गया, ठीक है। आकर्षण यहाँ पर कम हो गया, यहाँ आकर्षण ज्यादा था। अब आकर्षण यहाँ पे कम हो गया तो वाष्प दाब क्या होगी, वाष्प दाब
ज्यादा होगी क्योंकि जितनी ज्यादा वाष्प बनेंगे उससे लगने वाला दाब उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प ज्यादा बनेगी उतना ही ज्यादा दाब लगाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। आकर्षण क्या हो रहा है, कम। तो जितना कम आकर्षण है वाष्प दाब उतनी ही ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब वाष्प दाब ज्यादा हो रही है, वाष्प दाब ज्यादा हो रही है किसके कंपैरिजन में, ए और बी के तुलना में, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर हम पी टोटल करेंगे तो पी ए और पी बी की जो है वो ज्यादा होगी, यानी इन दोनों को जब हमने टोटल किया तो यहाँ पर ये जो आएगा ये वाष्प दाब जो होगी इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, कैसे, यानी कि इक्वल तो हम उसमें कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये ज्यादा हो गया है, ये टोटल ज्यादा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को भाई। इससे जो वाष्प दाब लग रहा था ये बी है तो क्या हुआ, पी बी नॉट। इससे वाष्प दाब क्या लग रहा था, पी ए नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक अकेला वाष्प दाब इनसे और इनसे लग रहा था उससे कहीं ज्यादा वाष्प दाब यहाँ लगेगा। क्यों लगेगा, रीजन मैंने आपको बताया, आकर्षण कम है। आकर्षण कम है तो मतलब उतने ही ज्यादा भाप बन के ऊपर उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो वेपर्स बनेंगे और वाष्प बनेगी, उतना ही दाब लगाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पी ए ज्यादा है किससे, पी ए नॉट एक्स ए से, और पी बी भी यहाँ पर ज्यादा हुआ किससे, पी बी नॉट एक्स बी से, ठीक है बच्चों। तो ये सारी कहानी हुई वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी एसीटोन, इथेनॉल और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। समझ में आ गया, धनात्मक पॉजिटिव। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या है वो, क्या है, यहाँ पर क्या होगा, अब देखो आकर्षण कम है ना। अगर आकर्षण ज्यादा होता तो कण पास होते। अब आकर्षण कम है तो मतलब कण कैसे हैं, दूर है। कण दूर है तो आयतन भी ज्यादा घेरेंगे, है ना। तो डेल एच का मान भी इसके लिए डेल एच यानी कि आयतन परिवर्तन डेल एच भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ज्यादा होगा, है ना। आयतन परिवर्तन भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ आयतन परिवर्तन, भाई कण दूर आ गए, आकर्षण कम है, दूर होंगे उतनी ही ज्यादा जगह घेरेंगे, आयतन उतना ही ज्यादा होगा। तो जो आयतन इनका था योग करने पर उनसे यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, यानी आयतन का परिवर्तन डेल एच जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, डेल एच बराबर एंथैल्पी डेल एच। अब देखो यहाँ पर जब आकर्षण कम होता है ना, आकर्षण कैसा है, कम। जब आकर्षण कम होगा उस केस में ऊर्जा जो होती है वो हमेशा अवशोषित होती है। ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित। तो यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, और जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तब उस केस में डेल एच का मान भी हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो सॉरी डेल वी, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आप ठीक कर लीजिएगा इसको, डेल वी, यहाँ पर डेल वी, ठीक है, डेल वी यानी आयतन परिवर्तन है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, और एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ये सारी बात हुई हमारी किसकी, ये बात हुई हमारी उन विलयनों की जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो जो विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके लिए यहाँ पर आयतन परिवर्तन भी पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी परिवर्तन भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा जो हो रही है वो अवशोषित हो रही है। क्यों, क्योंकि आकर्षण कम होगा। देखो आकर्षण जितना ज्यादा होता है उतना ही उस केस में ऊर्जा अवशोषित होने की बजाय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जहां आकर्षण होगा वहां एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित। क्यों होगी, क्योंकि आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकर्षण क्या हो रहा है, कम। तो आकर्षण कम, ऊर्जा अवशोषण यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी जीरो नहीं है, वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें इनके लिए पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको कहा धनात्मक विचलन, ठीक है बच्चों। अब चलो, ये तो बातें हो गई धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उसकी। अभी ऋणात्मक पे अब जाएंगे, अभी तो हमने धनात्मक पढ़ा है। अब इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, क्या है कि जो हमने ग्राफ की, एक ग्राफ हमने देखा था राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग। अब वो ग्राफ यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि हमने ग्राफ कैसे बनाया था, हमने ग्राफ बनाया था इस तरह से। ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में हमने यहाँ पर दिए थे P,
यानी कि दाब, और ये हमारे मोल x, ठीक है। तो हमने लिया था x बराबर 1 यहाँ पे, और x1 बराबर यहाँ पे 0, x2 बराबर है हमारा 0, और इधर x2 बराबर है हमारा 1। यानी कि यहाँ पे हमने कहा था कि x बराबर 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल जो है ये 1 है एक सिंगल शुद्ध द्रव के लिए, a भी ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये x बराबर जब हमने 1 लिया, ठीक है, यानी शुद्ध द्रव, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, उसका वाष्प दाब हमने क्या निकाला था, यहाँ पे ये एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं हम, क्या नाम दिया था, P1 नॉट, यही हुआ, ये इसका P1, एक अकेला शुद्ध एक द्रव है, उसके लिए x बराबर 1 मोलों की संख्या, तो उसका वाष्प दाब जो है वो क्या था, P1 नॉट, ठीक है। अब देखो इसका वाष्प दाब नंबर ऑफ मोलों की संख्या के साथ में यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ मोल 1 थे, फिर ये धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसे तो बढ़ता है ना, लेकिन ये 1 से 0 पे आ रहा, 1 से 0 पे, यानी कि यहाँ पे इसका था, इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। तो मैं इसे शो कर सकती हूँ, यानी कि ये जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मिला मुझे, ठीक है। अब देखो 1 से 0 गया। दूसरे केस में मान लीजिए, दूसरे केस में यहाँ पर मैंने लिया x2 बराबर 1, तो इसके लिए मेरा वाष्प दाब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे ये हो गया मेरा P2 नॉट, ठीक है। अब इसका वाष्प दाब क्या है, इसका पहले 0 था फिर 1 हो गया, यानी कि इसका तो बढ़ रहा है, इसका क्या हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है, यहाँ पहले था 0, अब क्या हो गया है, ये धीरे धीरे बढ़ता हो गया है हमारा यहाँ पर x बराबर 1, ठीक है, ये था, ठीक है। इसके लिए जब हम बात करते हैं ये इस तरह की, ये इनका P टोटल आ गया था, ठीक है, ये बात थी इनके P टोटल की, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारे राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया था। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई, इनका मान ज्यादा हो गया, तभी तो ये क्या दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, अब ये P टोटल हो गया है ज्यादा, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी ये हो गया है, ये हो गया है ज्यादा, ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पर ये हो गया है ज्यादा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से इन सब के मान जो है वो बढ़ गए, ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहे हैं, धनात्मक विचलन, और ये राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग इसको ग्राफ में हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि P टोटल जो है वो ज्यादा है, P प्लस B पे, तो ये भी ज्यादा हो गया, PA यहाँ पर ये PA नॉट XA से ज्यादा है, यहाँ पे ये PA नॉट XA इससे ज्यादा हो गया, ये इसके लिए P2 जो है PB नॉट XB से ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको इस ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। देखो सुविधा के अनुसार जैसा आपको लर्न होता है, यहाँ पे 1 2 पहले हमने बात करी थी राउल्ट्स के नियम में, द्रव 1 द्रव 2 ऐसे, यहाँ द्रव A द्रव B के रूप में बात करें तो A और B भी, यहाँ पे P1 नॉट की जगह PA नॉट PB नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपको कैसे लर्न होता है, आप कैसे लर्न करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो हमारे क्या है, विलयन है, ठीक है। अब ऋणात्मक विचलन कौन से विलयन दर्शाते हैं, देखिए ऋणात्मक विचलन के लिए हम बात करेंगे बच्चों, इसमें वे विलयन, अब हम बात करेंगे अनादर्श विलयन में वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। अब ऋणात्मक विचलन कौन से दर्शाते हैं वो देखिए, देखो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, एक द्रव ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया एसीटोन, ठीक है, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 यानी A विलयन ले लिया, फिर हमने यहाँ पर दूसरा B विलयन हमारा क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है, HCCCl3 ClCl, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब हमने ये B विलयन ले लिया, अब इन दोनों को मिलाने पर हमारा विलयन बना है A और B हमारा ये एक विलयन बन गया। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर बच्चों ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, आकर्षण जो है वो इनके मध्य यानी AA के मध्य आकर्षण
और बी के मध्य जो आकर्षण हो रहा है, ठीक है, वो इसकी तुलना में कम हो रहा है, यानी यहाँ पर जो आकर्षण है वो ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण ज्यादा है, यहाँ पर आकर्षण ज्यादा है, और यहाँ पर जो हम बात करें दोनों में, तो यहाँ पर आकर्षण कैसा है, कम है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा आकर्षण हो रहा है। जब ए और बी को हमने मिलाया तो ए बी के मध्य आकर्षण इनकी तुलना में ज्यादा है, ठीक है। अब देखो क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि जब एसीटोन और हम क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन, ये इसके साथ क्या बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन गया है, ठीक है। तो देखो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो आकर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर आकर्षण ज्यादा हो गया, दैट मीन्स वाष्प दाब क्या हो जाएगी, वाष्प दाब बताओ कम होगी कि ज्यादा होगी, आकर्षण बढ़ गया तो, हाँ जी बिल्कुल सही है, आकर्षण अगर ज्यादा हो गया है तो वाष्प दाब कम हो जाएगी, है ना। आकर्षण ज्यादा है तो वाष्प कम बनेगी, ठीक है। तो उस केस में वाष्प से जो लगने वाला दाब है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जब आकर्षण ज्यादा है तो वाष्प दाब कम हो जाएगी। तो अब इसके लिए हमारा जो राउल्स का नियम था उसमें क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर पी टोटल जो है वो कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आकर्षण क्या हो गया है, ज्यादा, आकर्षण ज्यादा हो गया तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम। तो ये वाष्प दाब कम हो गया है किससे, PA प्लस PB से, यानी कि PA इज लेस देन PA नॉट XA, ठीक है। सेम वही चीज PB इज लेस देन PB नॉट XB से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा वाष्प दाब जो है वो कम हो गया है, किसमें, AB में, क्यों, क्योंकि आकर्षण ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर जब आकर्षण ज्यादा हो गया तो इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, डेल V क्या हो जाएगा, डेल V जीरो तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल V जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए। यहाँ पर डेल V आयतन क्या होगा, कम या ज्यादा, भाई कण पास पास है तो कम जगह घेरेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है, कम हो जाएगा। क्यों कम हो, क्योंकि कण पास आ गए तो जगह कम घेरेंगे, ठीक है। और एंथैल्पी परिवर्तन डेल H की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन भी इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है, और आकर्षण ज्यादा है तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, ऊर्जा रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा रिलीज होगी, दैट मीन्स इसकी डेल H एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ गए। तो ये सारी बातें थी हमारे जो विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जो विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके लिए इन सब का मान जो है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आकर्षण ज्यादा हो रहा है। ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे ऋणात्मक विचलन की। अब इसके लिए ग्राफ भी देख लेते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा। देखिए इसके जब हम ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, सेम वही चीज जो हम राउल्स के नियम में पढ़ते आए हैं वही ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने लिया x1 बराबर 1, x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिया x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है x2 बराबर 1, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो घट रहे हैं। कब, x1 के, 1 के यहाँ से ज्यादा थे, है ना, और फिर कम हो रहे हैं। तो ज्यादा से कम कैसे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया। एक पॉइंट क्या फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया P1 नॉट, इसके द्वारा लगने वाला शुद्ध वाष्प दाब। शुद्ध द्रव है, अकेला द्रव है। अब यहाँ पे पॉइंट फिक्स किया, ये कम हो गया है, 0 पे आ गया, ये कम हो गया। यहाँ से धीरे धीरे दाब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेम यही चीज यहाँ पे हमने पढ़ी
P2 के लिए तो P2 यहाँ हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये हमारा P2 है, तो P2 के लिए हमारी वैल्यू जो हो रही है वो बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है, यहाँ 0 था, 0 0 0, यहाँ पे P2 हमारा P2 नॉट होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या हो गया, P टोटल हमारा PT हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की, तब उस केस में इनका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इस तरह से ये कम हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये भी कम हो गया है इस तरह से, और ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनमें क्या होता जा रहा है, ये वैल्यू कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो जहां पर पहले हम ऊपर ले रहे थे ग्राफ के, अब ग्राफ में यहाँ पे नीचे ले लिया, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सब वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे विलियन जहां पर ये सब कम हो रहा है वो क्या दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन। क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, वाष्प दाब, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वाष्प दाब जो कि कम या ज्यादा हो रहा है, जहां पे ज्यादा है वो हमारा धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आकर्षण जितना कम होगा वाष्प दाब उतनी ही ज्यादा होगी, अन्योन्य क्रिया जितनी ज्यादा होगी आकर्षण उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे आकर्षण जो है वो ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि अन्योन्य क्रिया ज्यादा हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्लोरोफॉर्म्स के साथ में। क्या हो गया, उस केस में इसकी वाष्प दाब उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि वाष्प कम बनेगी तो दाब भी कम लगेगा। जो ग्राफ बनेगा वो राउल्ट्स के नियम से कैसा बनेगा, बिल्कुल ये इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो इस तरह से दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, इस तरह से ये रहा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं हमारी किसकी, ये सारी बातें हुई हमारी आदर्श एवं अनादर्श विलयन की, यानी कि वे विलयन जो कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वो हमने देखा कैसे राउल्ट्स के नियम की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी बातें थी किसके बारे में, आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में, यानी कि वह विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे वो आदर्श होंगे, और जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेंगे वो अनादर्श होंगे। तो ये सब हमने जाना और समझा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ में एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।